हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर मैं आपको जितने भी फॉर्मूलाज इस लेसन में हमने किए हैं वो सारे के सारे रिवाइज करवाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाले हैं। और वो सब फॉर्मूलाज के बाहर आईआईटी के सिलेबस में भी नहीं है। इवन एडवांस लेवल पर भी उन फॉर्मूलाज से बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो उन फॉर्मूलाज में भी आपको एडवांस लेवल से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो मैं आज करवाने वाला हूँ ये एट्स ऑल फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप समझते हो ना? फुल स्टॉप कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं है। तो वो फॉर्मूला इस लेसन के सारे कवर हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे लेसन्स के भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लेसन एक्चुअल में ये लेक्चर था आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, कि आपको रिवीजन करवाई जाए। तो रिवीजन की बजाय ये लेक्चर मैंने खुद तैयार किया, हमारी कंटेंट टीम ने नहीं इसको बनाया था। ठीक है, तो रिवीजन हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, तो मुझे लगा कि यही करवाना चाहिए, है ना। सबसे बेस्ट एवर चीज है, आपको बड़े आसानी से समझ में भी आएगी, आपने सब कुछ कर रखा है लगभग। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है। इसके ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, मतलब टाइम के साथ, समय के साथ कोई बदलाव नहीं आता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो नीचे वाला सेकंड वाली लाइन क्या है? सेकंड लाइन का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर कांस्टेंट हो रहे हैं। सेकंड लाइन का मतलब है कि सॉरी, सेकंड लाइन का मीनिंग ही है इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। सेकंड लाइन इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि समय के साथ जब कोई बदलाव नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट में लिख देना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे कांस्टेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनबिल्ट होता है इसके अंदर, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। यस गाइज, ये तीनों चीजें सबको पता है अच्छे तरीके से? यस सर। ऑलरेडी पता है ना। चलिए, अब इसके अंदर मैं कुछ और चीज ऐड कर देता हूँ। क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है? तो मान लीजिए आपके पास में एक रिएक्शन है ए बी, और इससे बन रहा है सी और डी। ठीक है, ये बन रहा है। तो इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अभी ये फॉरवर्ड ही है, सिर्फ फॉरवर्ड में जा रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए क्या होगा। रेट इक्वल आएगा ए की पावर ए मल्टीप्लाई में बी की पावर बी। ये रेट किसके अकॉर्डिंग है, याद है? लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसा कहता है कि किसी यस रिएक्शन का सर। रेट इसके अकॉर्डिंग, किसी रिएक्शन का रेट ऐसा होता है। हम +2 के अंदर पढ़ेंगे कि रिएक्शन का रेट ऐसा नहीं होता, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा है, लेकिन इसके अलावा उसको डिटरमाइन करने के लिए दूसरे मेथड्स हैं, वो +2 में आएगा आपके केमिकल काइनेटिक में। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही हम यूज करने वाले हैं इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है आपके लिए, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन मेजर करने का। तो मल्टीप्लाई में आएगा के। यस, गोट दिस, यस सर। है ना। अब ये के आ गया तो ये आ गया आपका रेट, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है? के क्या है? रेट रेट ऑफ कांस्टेंट। रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट जो यूज होता है, यानी रेट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है के। अब अगर मान लो यही रिएक्शन अगर पीछे की तरफ भी चलने लग जाए, तो भाई बैकवर्ड जा रही है, तो इसका रेट क्या होगा? तो इसका रेट भी वही होगा ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो रिएक्टेंट इसके सी और डी हो जाएंगे, है ना। तो सी की पावर सी मल्टीप्लाई में डी की पावर डी, ठीक है, इनटू में के। यस गाइस, समझ में आया? अब इस के को मैं लिख दूं बैकवर्ड डायरेक्शन, इस के को लिख दूं फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना। अब देखो, दोनों रेट हमने क्या कहा, हमने ऊपर लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होते हैं। तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूं क्या? कर सकता हूं। तो के एफ ए की पावर ए मल्टीप्लाई में बी की पावर बी इक्वल हो जाएगा के बी बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, सी की पावर सी मल्टीप्लाई में डी की पावर डी। ठीक है, बराबर हो गए। क्यों? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम दे विल बिकम बराबर, इक्वल। यस, ये बात समझ में आ गई? क्लियर यस है सर। सबको? है यस ना। सर। अब आगे बढ़ते हैं जरा इसी में। तो अगर मैं के एफ बाय के बी ले लू, सिर्फ इतना लू, तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी, बी को नीचे ले लिया, और इसको उठा के उधर ले गया और इसको उठा के इधर लेके आया हूं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? सी की पावर सी मल्टीप्लाई में डी की पावर डी डिवाइड में आ जाएगा ए की पावर ए मल्टीप्लाई में बी की पावर बी। यस बेटा, ये समझ में आया स्टेप सबको? यस सर। है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। मैं इक्वल यहाँ पे थोड़ा बड़ा लगा देते हैं। तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन की टर्म में सी की पावर सी डी की पावर डी ए की पावर ए बी की पावर बी एक्चुअल में केसी होता है। तो यही तो केसी होता है कि नहीं होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस,
समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो फॉर्मूले हैं, एक है के एफ बाय के बी। के एफ क्या होता है? रेट नहीं है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है उसमें जो रेट कांस्टेंट होता है वो है ये। समझ में आया? दिस इज नॉट रेट। रेट इक्वल होता है, हमें पता है दोनों का फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल होता है, तो उस इक्वल रेट से हमें के एफ बाय के बी की वैल्यू निकली। रेट कांस्टेंट्स को, यानी दो रिएक्शन हैं, एक आगे की तरफ चल रही है दूसरी पीछे की तरफ जा रही है, दोनों में जो कांस्टेंट यूज हुए हैं उन दोनों कांस्टेंट को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड वाले कांस्टेंट को डिवाइड करता हूं, ये भी पता होना चाहिए, बैकवर्ड बाय फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होना चाहिए, उसको डिवाइड करता हूं और डिवाइड करने के बाद में वो इक्वल होता है केसी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें एक और पता था फॉर्मूला, क्या? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, वो भी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो भी इक्वल हो गया, उसके बात खत्म। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस सर। तो यहाँ से हमने दो फॉर्मूले सीख लिए एक हिसाब से, और तीसरी बात सीखी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है, और इस बराबर के चक्कर में हमने इन दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हमने बराबर किया। मान लो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों बराबर हैं, ये उसने बोला है। ये रहा रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो पहला ये था सारा का सारा। क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट है तो मुझे बताइए जरा। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर, क्लियर। नहीं है, ठीक है, ओके। ये कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्यू सी क्या होता है? अब जरा देखो, क्यू सी, क्यू जो होता है, क्यू जो है, क्यू सी या क्यू लगा लीजिए, सी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म के लिए बोलते हैं उसको, तो वो क्या होता है? के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। कब? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्यू सी की वैल्यू के सी के इक्वल होती है, के इक्विलिब्रियम के इक्वल होती है, ऐसा कह सकते हैं ना। क्लियर है? ये बात भी हम कर चुके हैं, फॉर्मूला सिंपल इट इज। यस, यस सर। है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? तो ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको डिराइव करवाया। यस, इसको छोड़ रहे हैं तो इसको छोड़ सकते हैं यहीं पे, ये डन है यस सर। ऑलरेडी, है ना। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये इसके इक्वल भी होता है, ये भी डन है ऑलरेडी। के एफ बाय के बी के सी के इक्वल होता है, और सी डी ये भी इक्वल होता है, ये सब हम पीछे वाले उसमें कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब जरा। Kp क्या होता है? ये तो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। आर दो बार लगा हुआ है, देखो टाइपिंग में भी दो बार गलतियां होती हैं, है ना। चलो, और टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केपी, केपी की फॉर्म में क्या होता है ये भी आप अच्छे से जानते हो, केपी क्या होता है। तो केपी फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की टर्म में क्या होता है? प्रेशर ऑफ सी रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ डी, यानी ये दोनों प्रोडक्ट हैं, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ बी रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। यस गाइस, ये समझ में आया ना? ये यही होता है इन द टर्म ऑफ यस सर। प्रेशर, इन द टर्म ऑफ प्रेशर, बस ये याद रख लेना, ठीक है। तो भाई ये हो गया, चलो ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था, ये फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं अपने को। आगे वाला फॉर्मूला देखिए बेटा क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के एक्स, ये हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैंने पूरे लेसन को निचोड़ के अच्छी तरह से और उसका रस निकाला है, उसको कंसंट्रेट किया। क्लियर है? तो ये इसलिए मैंने बोला था कि मैं कहा कुछ अगर मिस हो गया हो, कई बार कंटेंट टीम की के पास भी ना मैटर उनके पास होता है, लेकिन वो मिस हो जाता है, वो सोचते हैं चलो अगले लेक्चर में डालेंगे, पीछे वाला मटेरियल यहाँ जरूरी नहीं है, और वो अगले लेक्चर में डालना भूल जाए, है ना। तो इस वजह से वो चीजें मिस हो जाती हैं हल्की फुल्की, बट उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं ओहो मिस हो गया, अब कहाँ से करें कहाँ से करें। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द एवरीथिंग टू यू, मैं बुक्स प्रोवाइड करवाऊंगा, वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, तो वहां से चेक कर सकते हो। एक आधा फॉर्मूला मिस हो गया तो खुद कर सकते हो भाई, पूरा लेसन आ गया। 99% चीजें अगर आपको आ गई तो 1% तो आप खुद पढ़ के समझ लोगे कि हाँ ये ऐसे होता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी समझोगे ना तो भी, कितना बड़ा होता है मेंस एडवांस का टेस्ट, 750 नंबर का होता है एडवांस का टेस्ट, उसमें से 50% भी अगर आप सही कराए ना, 50%, 720 में से 50 कितने होते हैं? 360 नंबर। 360 नंबर आ गए ना, यू विल बी द टॉपर, फर्स्ट रैंक के आसपास आ जाएगी, सोचो।
तो सिर्फ 50 करना है, हम तो आपको 99% दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो नहीं भी करोगे ना, जो छोड़ दिया, भूल गए, कोई बात नहीं, हमसे नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हमने नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस जितना हमने करवाया उतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, बल्ले बल्ले, तो कुछ चाहिए ही नहीं ज्यादा, है ना। तो अब जरा देखते हैं इसको बेटा, यहां देखिए अब जरा, तो kx मोल फ्रैक्शन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ c रेज टू देयर पावर ऑफ c मोल फ्रैक्शन ऑफ d रेज टू देयर पावर ऑफ d। x का मतलब मोल फ्रैक्शन है, याद रख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ a रेज टू देयर पावर ऑफ a, मोल फ्रैक्शन ऑफ b रेज टू देयर पावर ऑफ b। यस गाइस, समझ में आ गया फॉर्मूला? मुझे लगता यस है कि सर। इसको Yes, करवाने sir. की, है यस ना, यस, इसको करवाने की कोई ज्यादा जरूरत तो थी नहीं। और अगर मान लो आपके सामने ऐसा फॉर्मूला कभी आ जाए और आपको लगे सर ने नहीं करवाया, तो इसमें कोई मंत्र पढ़ने हैं क्या? सिंपल सा फॉर्मूला, खुद कर लो यार, है ना, सिंपल एज इट इज। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए आगे केसी और केपी के बीच में मैंने रिलेशन बताया, आपको बताया था ना, यस सर, बताया था। Yes, sir. के पी इक्वल होता है के सी और मल्टीप्लाई में आर टी की पावर डेल्टा एन। यस, क्लियर है? Yes, अब sir. केसी केपी का रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, बट केसी और केएक्स का रिलेशन नहीं पता, क्योंकि केएक्स का फॉर्मूला ही नहीं करवाया, तो रिलेशन क्या बताएंगे, है ना। तो केसी और केएक्स का रिलेशन देखिए अब जरा क्या होता है, बस ये आपको ध्यान से करना है, ये नई चीज है आपके लिए, ठीक है, ये थोड़ा अलग भी है। तो ये क्या होता है, के पी इक्वल होता है के एक्स प्रेशर की पावर डेल्टा एन, बस। एक्स मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये एक्स का मतलब वो है, दैट इज। और मल्टीप्लाई में आएगा प्रेशर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, अभी वहां भी डेल्टा एन था, आरटी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है बताएगा कोई मेरे को? Sir, चेंज number इन of गैसेस moles. मोल। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट्स नंबर ऑफ मोल ऑफ, नहीं नहीं, ये रेज टू पावर नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइन इन गैसेस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस फॉर्म, ठीक है, Yes, दैट sir. इज, है ना, सिंपल। तो ये होता है भाई सीधा सीधा, तो केपी और केएक्स के बीच में भी आपको रिलेशन पता लग गया। अब मैंने आपको रिलेशन बता दिया केपी एंड केसी और केपी एंड केएक्स। अब अगर मैं कहूं कि आपको बताना है केसी एंड केएक्स के बीच में, जो मैंने नहीं बताया अभी तक, निकाल सकते हो रिलेशन क्या? कौन कौन ये रिलेशन निकाल के मुझे आंसर दे सकता है चैट बॉक्स के अंदर, या आप डायरेक्ट बोल के बता दो, बड़ा आसान है, सामने फॉर्मूले हैं, देखते ही समझ में आएगा, सोचिए जरा। So Kc into RT raised to the power delta n is equals to K in terms of mole fraction into P raised to the power delta n. That यस, will be equal. बिल्कुल सिंपल, केपी इक्वल केसी आर टी पावर डेल्टा एन है, और केपी इक्वल के एक्स पी की पावर डेल्टा एन है, दोनों केपी हैं, और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल हो जाएंगी, केसी इक्वल आर टी डेल्टा एन इक्वल होगा के एक्स पी डेल्टा एन। सही है? यस बेटा, सबको यस समझ में सर। आ गया, Yes, sir. है ना, सो सिंपल इट इज। तो ये मत सोचना कि ये सर, ये तो सर ने बताया नहीं, तो ये तो ऑल डिफॉल्ट है, ठीक है। तो डिफॉल्ट में, हालांकि अगर नहीं भी आता हो कोई चक्कर नहीं है, केपी का केपी निकाल लो, पहले किसी ने पूछ लिया आपको के एक्स दे दिया, तो के एक्स से केपी निकाल लो, है ना, डेल्टा पी एन करके, केपी निकल गया तो केपी की वैल्यू दूसरे ऊपर वाले फॉर्मूले भर दो, केसी निकल आएगा। वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट दोनों को इक्वल भी कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों हो जाएंगे इक्वल, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और इक्वेशन है भाई जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, उसका नाम है वोन होफ इक्वेशन, नीचे दे रखी है, ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने यहां पर इसको बॉक्स कर रहा हूं। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो ये क्या कहता है, हमने एक बात डिस्कस की थी, याद हो आपको, कि मैंने बोला था कि जो क्या बोलते हैं उसको, के होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बदल दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। यस, ये बात याद है सबको? यस सर। Yes, sir. तो टेम्परेचर अगर बदल जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, ये सही है, लेकिन कितना बदलेगा? अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर केसी की वैल्यू बताओ और आपको बोला जाए कि दूसरे टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू बताओ, तो मैंने अब मान लो कि आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, सिचुएशन दे रहा हूं, केसी की वैल्यू है 10 सपोज, ठीक है, लेट लेट केसी इक्वल 10, ठीक है, और साथ में डेल्टा एच जो है वो इक्वल है -100 जूल, ठीक है,
और टेम्परेचर जिसके ऊपर केसी है वो है 300 केल्विन, ठीक है। और मैं बोलूं आपको कि मुझे केसी निकाल के दो, केसी एट टेम्परेचर 400 केल्विन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो। सामने इक्वेशन दिखाई दे रही है और समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर बताने वाला हूं कि कैसे भरना है, क्या भरना है। आ रहा है सर समझ में। समझ में आ रहा है? क्या यस समझ सर आ में आ रहा रहा है? मतलब इस इक्वेशन का मतलब पता लग गया ना? है। यस सर। सर यस टी सर। की वैल्यू में 400 दे रखे केल्विन। बस यही तो निकालना, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो सिंपल और साफ, यानी कि आपको देखो T1 आपको 300 दे रखा है, ये T1 है, ठीक है। ये KC1 है, वो KC2 है जो फाइंड करना है, और ये T2 है जो दे रखा है। तो T1 T2 दोनों पता है, KC2 आपको फाइंड करना है, KC1 आपको दे रखा है, डेल्टा H आपको दे रखा है, सारी वैल्यू भर दो, R पता ही होता है ना। दैट इज इट। यानी कि अगर किसी इक्वेशन में आपको एक टेम्परेचर दे दें और दूसरा टेम्परेचर भी दे दें, और वो बोलने की एक टेम्परेचर पे तो केसी की वैल्यू कुछ थी और दूसरे टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू बताओ, सिर्फ टेम्परेचर्स दे दें कि 300 केल्विन पर केसी की वैल्यू कुछ है 10 है, और 400 केल्विन पर केसी की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पता होनी चाहिए, आप आंसर निकाल सकते हो बहुत आसानी से, है ना। सिर्फ एक चीज, क्लियर है? यही है वॉन हॉफ इक्वेशन जो हमने डिस्कस नहीं की थी, बट नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? इसको रब कर दूं यहां से, है ना? यस सर। ठीक है। अभी देखिए एक और इक्वेशन अब आपके सामने है, नीचे दी हुई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। डेल्टा जी नोट इक्वल -2.303 RT नेचुरल लॉग, हमने इसको ऐसे वो किया था, नेगेटिव डेल्टा जी नोट इक्वल 2.303 RT log के, हमने माइनस डेल्टा जी के आगे लगाया था, इसको इधर ले आओ, यहाँ माइनस लग जाएगा, बात एक ही है, इक्वेशन वही है, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें से कुछ कुछ नहीं किए थे तो वो हमने अभी उनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं रिएक्शन कोशेंट, वो पता है रिएक्शन कोशेंट और केसी बराबर होते हैं, फॉर्मूला तो सेम होता है दोनों का, है ना। तो ये वही है, फॉर्मूला सेम है, बस क्यू जो है क्यू सी इक्वल हो जाएगा के सी, सेम फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वैल्यू सेम हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। यस गाइस, पता है ये बात तो, Yes, है sir. ना। यस सर। ठीक है, तो ये भी सिंपल हो गया आपके लिए। नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, यही था अल्फा। आपने कितने परसेंट नंबर आए, परसेंट में 100 मत लिखना, अल्फा आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर है ना। नीचे लिखा भी हो, परसेंट डिसोसिएशन इक्वल अल्फा इनटू 100। तो वो जो अल्फा होता है वो क्या होता है, वो 1 में से होता है, देखो नीचे डेफिनेशन फिर से लिख रखी है, अल्फा इक्वल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, एक में से कितने, यूनिटी, पर यूनिटी, इसे बोलते हैं पर यूनिटी। याद है मैंने पर यूनिटी वर्ड लिखवाया था, बुक्स में नहीं मिलने वाला, लेकिन ये मैंने बनाया है तो आप कह सकते हैं, हालांकि ये सही है, गलत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैंने गलत बनाया होगा। एक में से कितने, क्लियर है? ये बात तो क्लियर है, हम ये पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यस परसेंट सर। डिस्कशन, है ना। यस ठीक सर। है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा था ये फॉर्मूला तो। नेक्स्ट, अब ये वो चीज थी जो हमने शायद क्लास के अंदर डिस्कशन नहीं की थी, डिस्कशन की थी बट इसका नाम नहीं लिया था, तो इसको हम दोबारा से फिर से बढ़िया लेवल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस। अब देखो बेटा, ली चैटले प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है जो इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से यूज होता है, बहुत सारी चीजों को फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ली चैटले प्रिंसिपल ये क्या कहता है, अब जरा देखना, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही चीज आपको याद रखनी है। इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू डिस्टर्बेंस, अगर इक्विलिब्रियम, किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम हो, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और स्ट्रेस टू छोड़ो, ये सब छोड़ दो बकवास चीजें, फैक्टर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब बकवास है। द सिस्टम विल रिएक्ट इन सच ए वे टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो जो डिस्टर्बेंस आपने की है ना, सिस्टम क्या करेगा, उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्ट करेगा इन सच ए वे
as to minimize the effect of disturbance। यानी अगर आपने इक्विलिब्रियम से छेड़खानी कर दी तो इक्विलिब्रियम अपने अंदर कुछ चेंज करेगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ चेंज कर दिया, और उस चेंज को जो आपने चेंज किया उसको बदलने के लिए इक्विलिब्रियम कुछ एफर्ट करेगा। क्लियर है ये बात? दिस इज कॉल्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये चैरिटी बहुत करता था इसलिए इसका नाम चैटलियर रख दिया। ठीक है, पता नहीं वो करता था कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। यस बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए, यस सर। ओके ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़े। या चुटकुला सुनोगे आज कुछ? ओके सर। ओके, क्या बात। सुना दो सर। ठीक है, चुटकुला सुनो फिर। मेरे को कल ही सुनाया, मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। एक हरियाणा की ना ताई होती है, हरियाणा की ताई, ठीक है, बुजुर्ग महिला, दैट इज कॉल्ड ताई। हरियाणा, इन हरियाणा बुजुर्ग महिला को ताई माता जी कहते हैं ना, तो ताई जी थी एक हरियाणा की ताई। और वो एक दांतों वाले डेंटिस्ट डॉक्टर के पास चली गई। ठीक है, तो उस डॉक्टर को बोलती है, कहती भाई हाँ भाई, मेरा मेरा ये निकाल दे दांत। तो डॉक्टर कहता ठीक है ताई, कहता 400 रुपए लगेंगे। तो ताई बोलती, कहती 400 रुपए में मेरा ही दांत निकाल के मेरे को देगा तू? कहती तो बहुत ज्यादा है। कहता नहीं ताई, देखो हमें ना सुन्न करने की दवाई लगानी पड़ती है, वो बहुत महंगी आती है, 300 रुपए की तो दवाई है सुन्न करने वाली। कहता उसके बाद में जाड़ निकलेगी आपकी, तो कहता ये मतलब काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए हम क्या है कि इतना पैसा लेते हैं। तो ताई कहती है अगर मैं सुन्न ना करवाऊं तो, जाड़ को सुन्न ना करवाऊं, ऐसे निकलवा लूं तो? कहता नहीं नहीं ताई, हो ही नहीं सकता। कहती नहीं, मगर मैं ऐसे निकलवा लूं तो? कहता हो ही नहीं सकता ताई, बहुत दर्द होता है बहुत। कहती तू दर्द को छोड़, अगर मैं ऐसे ही जाड़ निकलवा लूं तो बता कितने पैसे लेगा? तो कहता ताई मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ताई कहती ठीक है, तू 500 रुपए देगा? कहता पक्का। कहता ठीक है निकाल। वो डॉक्टर निकालता, थोड़ा सा हिलाता है उसको, तो कहता ताई दर्द हो रहा है? तो कहती तू निकाल ना, जल्दी निकाल। वो निकाल देता है और ताई को दर्द नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर 500 रुपए दे देता ताई को कि भाई कमाल हो गया, इसको दर्द भी नहीं हो रहा है, इनको तो मतलब कमाल की बात है, मैंने प्रॉमिस किया था तो 500 रुपए दे देता है। फिर उसके बाद ना वो फोन करता है अपने एक दोस्त को, डेंटिस्ट दोस्त, ठीक है, 2-4 दुकान दूर उसकी दुकान थी डेंटिस्ट दोस्त की। तो उसको कॉल करता है, कहता भाई, कहता यार आज मेरे पास हरियाणा की एक ताई आई। कहता कमाल हो गया, डेंटिस्ट हिस्ट्री में कमाल हो गया। कहता क्या हुआ? कहता उसको दर्द नहीं हुआ, मैंने उसका दांत निकाल दिया और उसको दर्द नहीं हुआ, मेरे से 500 रुपए लेगी। तो डॉक्टर कहता भाई वो जो ताई थी ना, कहता वो मुझसे सुन वाला टीका लगवा के गई थी, और मैंने उसको बोला कि बाहर बैठ 10 मिनट, अभी निकालता हूँ, थोड़ा सुन वाला टीका असर हो जाने दो। कहता वो तेरे पास आ गई और कहता तूने मेरे पैसे भी मरवा दिए। तो ताई ग्रेट थी ना? समझ में आया यस चुटकुला? सर। देखा, हंसी कम आती है मेरे चुटकुलों में, मुझे जो चीज पसंद आती है वो पता नहीं क्यों, बट बच्चों को हंसी या किसी को भी हंसी कम आती है चुटकुलों में। बट एटलीस्ट सोचने की बात है कि ताई ने क्या जबरदस्त ब्रेन लगाया यार, है ना? 500 रुपए भी बचा गई, है ना? 500 रुपए कमा के गई, बचा के नहीं गई, अपने पैसे भी बचाए। हाँ, बहुत हंसी आई, अरे वाह बहुत बढ़िया बेटा। थाई कौन सा इटा आईआईटीएन होगी, वाह क्या बात है। हो सकता है बेटा, बस उनको एजुकेशन नहीं मिली। बहुत से बच्चे हैं जो आईआईटी वालों को फेल करते हैं यूं चुटकियों में, कुछ नहीं हुआ आईआईटी वाले, सोचना मत ज्यादा। बहुत से ऐसे हैं बट उनको मौके नहीं मिलते, इसलिए ऐसा होता है ना? तो हो सकता है ताई कभी आईआईटीएन हो, डेफिनेटली, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम अपना काम करते हैं ना। चलिए, तो ली चैडले प्रिंसिपल भाई, तो ली चैडले प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम अपने, अगर आप इक्विलिब्रियम के साथ छेड़खानी करेंगे तो इक्विलिब्रियम अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज करेगा कि जो आपने छेड़ा है उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अब ये चीजें हमने पढ़ा है। तो देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, ये चीज आप जानते भी हैं वैसे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। कैसे? चलिए उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये बनेगा अमोनिया, NH3। अमोनिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन होंगे 3, नाइट्रोजन होंगे 2 बनेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कोई एक चीज बढ़ा देते हैं, इसकी कंसंट्रेशन आपने ज्यादा कर दी, नाइट्रोजन बढ़ा दिया, हाइड्रोजन या दोनों बढ़ा दिए, तो क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। यस, यस सर। बस यही तो हो रहा है, यही कह रहा हूं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। फॉरवर्ड ना याद रखो तो सीधा याद रख लो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। शॉर्टकट इज योर्स, याद रख लेना। शॉर्टकट आपके ज्यादा, आपके अपने आप बनाने होंगे, मैंने मेरा बना रखा है।
कि मैं तो ये याद रखता हूँ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट की बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट बनेंगे। अब मेरे को कोई बोले फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, तो मैं बोलता हूँ पहले रिएक्शन लिखो, है ना, बता दूंगा मैं किधर जाएगी, मुझे तो प्रोडक्ट देखने हैं किधर है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, बात खत्म। क्लियर है बेटा? तो ये सीधा हो गया। Yes, sir. अब दूसरा देखिए जरा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम विल, प्रोडक्ट अगर अमोनिया बढ़ा दिया आपने तो वो क्या बनाएगा, वो रिएक्टेंट बनाएगा, बस बात खत्म, वो बैकवर्ड जाएगा सीधा। तो एक ही समझ में आना चाहिए, दूसरा तो उसका वाइस वर्सा है ना, वो तो अपने आप हो जाएगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर? Yes, sir. ये सारे पॉइंट ली चैटलर प्रिंसिपल के हैं, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ऑफ वॉल्यूम का इफेक्ट देखो, ये मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने के लायक है, ठीक है। तो देखो मैं जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही ध्यान देना, बाकी के कचरे में पढ़ना ही मत, आपको सीधा समझ में आएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो क्या होने वाला है, ये जो नीचे लिखा हुआ यही होगा। डेल्टा एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड, नेगेटिव है तो बैकवर्ड, ठीक है, और इक्वल है तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, नो शिफ्ट। सीधा स्टेट समझ में आ गया? Yes, sir. यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करोगे, अब ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा ये ट्विस्ट है, मैं क्यों बता रहा हूं इसको, क्योंकि नीचे ये और ट्विस्ट लेवल पर दे रखा है इन्होंने। इनर्ट गैस भी ऐसा करती है, याद है ना, इनर्ट गैस के तो हमने एग्जांपल कर रखे हैं, याद होगा, क्वेश्चंस किए थे किसी ने, याद है, किसी को लेक्चर लगाया था पीछे, किसी को याद नहीं है, कोई बात, यस सर। याद है, हाँ, ऋषिका को याद है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, वेरी वेल। तो देखो जो हमने एग्जांपल किए थे तो वो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, इसलिए मैं इसको दोबारा से इसको फिर से समझा रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में क्या कह रहा है वो। तो वो कह रहा है यहाँ कुछ नहीं है, बस एक सीधा सा पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इस पिस्टन के अंदर यहाँ पर क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है, ये लो हमने गैस भर दी बहुत सारी, इसके अंदर दो गैसेस है, मिक्सचर है, कोई भी कह लो, नाइट्रोजन अमोनिया का मान, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मान सकते हो, अमोनिया का मान सकते हो, इक्विलिब्रियम बन चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब मैंने क्या किया कि ऊपर की तरफ पिस्टन को खींच दिया, पिस्टन को ऊपर की तरफ खींच दिया, ठीक है। तो पिस्टन मान लो यहां था पहले, सुपोज दैट यहां पर पिस्टन था पहले, और मैंने पिस्टन को ऊपर की तरफ खींच दिया, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो पिस्टन अगर मैंने ऊपर की तरफ इन खींच दिया, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये है डेल्टा वी, डेल्टा वी वॉल्यूम इंक्रीज जो हुआ, क्लियर है बेटा? ऐसे इसको डेल्टा वी नहीं लिखेंगे, हमें कौन सा ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, तो सिंपल रखेंगे इसको, है ना। तो यानी वॉल्यूम जितना इंक्रीज हुआ हमें पता लग गया। अगर ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये वाली इक्वेशन लगती है, बस ये याद रख लेना, बस इतना ही मेरे को बताना था। क्लियर है भाई सबको? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Clear है. ठीक Yes, है, sir. बस ये याद रखना, और याद होने चाहिए बेटा, पिन पॉइंट ऑन योर फिंगर टिप्स, आपके ये सारे पॉइंट होने चाहिए। डेल्टा एन अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड, नेगेटिव है तो बैकवर्ड, बराबर है तो जीरो, कुछ नहीं असर नहीं होगा, ठीक है, जीरो है तो बराबर, सॉरी कोई असर नहीं होगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, प्रेशर का इफेक्ट ये बहुत आसान है वैसे, ठीक है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर हो रही है सारी चीजें, और ये ली चैटलर प्रिंसिपल चल रहा है, ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच, शिफ्ट in the direction in which less number of moles of gases are formed। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखो अब जरा क्या हो रहा है, इस चीज को खैर आप ऊपर वाले एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल बराबर मिलेंगे वो, बट इसको समझने के लिए मैं अलग से मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स, आप ऊपर वाले एग्जांपल से, क्योंकि देखो क्या हो रहा था पहले भाई, पहले पहले केस में क्या हो रहा है, ऊपर देखो जरा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, Yes, तो sir. प्रेशर Yes, sir. यानी प्रेशर डिक्रीज होने पर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो फॉरवर्ड, लेस देन जीरो बैकवर्ड, इक्वल जीरो, तो नो शिफ्ट। तो प्रेशर डिक्रीज होने पर ऐसा होता, तो प्रेशर इंक्रीज होने पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बैकवर्ड। तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी कि नहीं हो Yes, sir. जाएंगी? यस सर। तो आप ऐसा करके भी याद रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। या फिर हम इसको एक अलग मेथड में, अलग ही रेंज में करने वाले हैं। देखो जरा अमोनिया का एक एग्जांपल लेता हूं, इसको तो हम छोड़ देते हैं, छोड़ो, ये करते ही नहीं, हम पिस्टन नहीं बनाते, सिंपल करते हैं इसको, ठीक है। अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, अपने पास ले दे के एक ही रिएक्शन है, बार बार उसी को घिस रहे हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये रिएक्शन याद होगी आपको या नहीं याद हुई?
सर हो Yes, गई sir. हो गए सर याद। हो गई ना, बैलेंसिंग भी याद होगी यस 3 सर और 2, Yes, है sir. ना। तो अब देखो कई बच्चे कहते हैं सर हमें रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। भाई प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं होएगी, तो याद तो करनी पड़ेगी। अब बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सर हमें सारी रिएक्शन एक साथ दे दो, हम सब एक साथ इकट्ठी याद कर लेंगे, वो तो कभी नहीं होनी। जो जहां पे आए उसको वहीं पकड़ो और वहीं खत्म करो बस। जिस भी उसमें आ गई, आपको नहीं आती है रिएक्शन कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके सामने अभी तो याद कर लो, एग्जाम में कर लेना खुद। दैट्स इट बेटा, सो सिंपल इट इज, है ना। तो चलो अब देखो ये अमोनिया वाली रिएक्शन है, तो इसके अंदर मान के चलो यहाँ पर 1 मोल है, या मान के चलना ये तो है ही 1 मोल, ये 3 मोल है और इस तरफ है 2 मोल। यस सही है ना। यस सर Yes, sir. तो ये 4 मोल से 2 मोल बन रहा है या 2 मोल से 4 मोल बन रहा है, ऐसा ही हो रहा है, साइकिल ये चल रहा है इनका, ठीक है। Yes, sir. यस सर अब नंबर ऑफ मोल को ना आप आदमी समझ लो, आदमी, ठीक है, कि 4 आदमी एक तरफ है, 2 आदमी एक तरफ है, ठीक है। तो 2 आदमी और 4 आदमी एक डब्बे में बंद है, डब्बे में बंद। सोचो जरा, आप प्रेशर डाल रहे हो, ऊपर से प्रेशर डाल रहे हो, ढक्कन को दबा रहे हो, पिस्टन नीचे दब रहा है, उसके ऊपर पत्थर रख दो, कुछ भी रख दो, पिस्टन नीचे। तो दर्द किसे ज्यादा होगा, जहां 4 आदमियों पे प्रेशर ज्यादा डलेगा कि 2 पे? दो Sir, वाले 2 पे। 2 पर प्रेशर ज्यादा डलेगा, सर 4 पे 4 पे ज्यादा डलेगा, उनका उनका अमाउंट ज्यादा है, तो उसी वही ज्यादा यस दबेंगे ना। सर समझ गए? ऋषिका को समझ में आया? यस बेटा, आप लोगों को समझ में आया? यस और नोट? सोचिए जरा। Yes, sir. नहीं सर, कैसे? नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ, वेट वेट वेट, कोई बात नहीं, देखो जरा। ये हम अब पिस्टन बना लेते हैं, फिर नहीं समझ में आया तो पिस्टन बनाएंगे, पिस्टन समझा देगा। देखो यहां पर आपके पास में 1 2 3 4 5 एंड, चलो पिस्टन को बड़ा करते हैं, 5 एंड 6, 6 पत्थर हैं, ठीक है। 6 आदमी समझ लो, 6 पत्थर समझ लो, चॉइस इज योर्स। 6 पत्थर हैं और आप ऊपर एक पिस्टन है। अब मैंने पिस्टन से प्रेशर ज्यादा डाला, प्रेशर डाल रहा हूं, पिस्टन आ गया यहां पर, ठीक है। अब बताओ प्रेशर किस चीज पर, कितने पत्थरों के ऊपर पड़ रहा है? 6 पर पड़ रहा है, लेकिन मैं कहता हूं 4 पत्थर तो टीम ए के हैं, टीम ए, और 2 पत्थर टीम बी के हैं। चलो टीम बी वालों को रेड कलर से लगा लेते हैं ना, वो अच्छे नहीं दिख रहे बेचारे। ये टीम बी है, ये टीम बी है। अब बताओ प्रेशर ए टीम पर ज्यादा है कि बी टीम पर ज्यादा है? So, ए A. टीम एक सर एक ए पे है ना। क्लियर हो गया बेटा, समझ गए? जिसके ज्यादा Yes, sir. नंबर ऑफ मोल है उसी पर वजन ज्यादा पड़ेगा। तो उस पर वजन ज्यादा पड़ा, तो यहाँ अमोनिया के केस में अब आप देख लो कि अगर अमोनिया पर केस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर वजन ज्यादा पड़ रहा है, तो भी वो क्या करेगा, वो अमोनिया बनाना शुरू कर देगा। यानी प्रेशर इंक्रीज करोगे तो शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, अंडरलाइन लाइन देख लो, अंडरलाइन जो मैंने कर रखी है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आर फॉर्म्ड। जहां कम नंबर ऑफ मोल है, तो 2 अमोनिया के मोल है, तो अमोनिया की तरफ वो चलना शुरू हो जाएंगे। यस बेटा, क्लियर है ये सिचुएशन? यस सर। ठीक है, तो या तो Yes, ऐसे, sir. हाँ बोलो, क्लियर है, ठीक है। या तो देखो सर 4 से 2 पर जाने लग जाएगी। सॉरी बेटा क्या? सर आप कह रहे हो कि डायरेक्शन विच भी लेस देन नंबर मोल ऑफ गैसीय फॉर्म, तो 4 से 2 में जाने लग जाएगी, मतलब हाँ 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 क्या हाँ बोल रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, यस यस NH3 में जाने लग जाएगी। यस यस, राइट बेटा, ठीक है। तो अब देखो ये समझ में आ गया। या तो इसे ऐसे कर लो, या फिर ऊपर देख लो भाई, इफ वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो वो सब उल्टा कर लो। तो वो सब उल्टा करें तो इसके ऊपर फिट बैठेगा क्या, देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल तो हमें पता, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट कितने हैं 4 हैं, तो कितना आएगा -2 के आ रहा है इस केस में, डेल्टा एन नीचे वाली इक्वेशन में। तो इस अब हमने कहा था कि ये अमोनिया की तरफ जाएगी, ये रिएक्शन इस तरफ जाएगी, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, मैंने आपको समझाया जैसा भी है ना। तो इस तरफ अगर इस इक्वेशन के हिसाब से जाए तो डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ देखो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, बैकवर्ड डायरेक्शन लिखा था। यस सर। अब भी उसका उल्टा होना चाहिए, यस के नहीं, क्योंकि वहां तो डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम यस सर इंक्रीज तो होगा। प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ इंक्रीज हो रहा, उल्टा होना चाहिए। तो ये क्या जाना चाहिए, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड में जाना चाहिए, अमोनिया बनना चाहिए। फॉरवर्ड। यही हमने निकाला, खत्म बात, क्लियर है? यस सर। तो ऊपर वाले को उल्टा करके यस भी सर। नीचे वाले निकाल सकते हो, वरना आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन द बोथ ऑफ द 2 मेथड्स,
चॉइस इज योर्स, यू वांट टू डू विच वन इज बेटर टू यू। सीधी सी बात है भाई, जो आपको अच्छा लगे वही मेथड आपको करना है, दोनों नहीं करने हैं, वरना दोनों में घूम जाओगे। और अगर कर सकते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, चॉइस इज योर्स, मेरी तरफ से पूरे फ्री। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था जब ना मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर घट गया, जैसे भी किया है ना, वॉल्यूम बढ़ा घटा जो भी था, ये तो दोनों वो थे एक दूसरे के उल्टे। अब बात आती है अगर इनर्ट गैस डालें तो ये मैटर ही अलग है। अब उससे उसको रिलेट मत करना, पर नहीं कर रहे हो फिर भी मैं आपको रिलेट करने के लिए कह दूंगा, और इसलिए हमारा दिमाग क्या करेगा, उसको फिर से उसके अंदर घूम जाएगा और उलट पुलट हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं मत करना रिलेट, पर मैं समझाऊंगा उसी एग्जाम्पल को ऊपर वाले को लेके, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट इज वाई ये सब गड़बड़ होता है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो यहाँ पर जैसे वॉल्यूम था, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। तो इफ इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, पहले हमने इनर्ट गैस नहीं डाली थी, सीधा क्या किया था याद रख लेना, सीधा वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया था, यही था ना, पिस्टन आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम इनर्ट गैस डालने वाले हैं। यस बेटा, ये बात समझ में आ रही है मेरी? अब हम इनर्ट गैस डालने वाले हैं। यस सर। तो इनर्ट गैस डालने पर क्या होगा, तो देखो अगर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है इसने, तो प्रेशर कांस्टेंट कब होता है, ये चीज आप याद रखो, जब अगर मान लो ये प्रेशर कांस्टेंट कब होता है, पिस्टन लगा हुआ है, यहां से मैंने हीलियम डाल दी इनर्ट गैस इसके अंदर, अमोनिया वाले केस में ही, तो ऊपर की तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, अगर वरना तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो यस गया। सर। तो इसका मतलब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, यही बात है ना, यही बात होगी, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो सेम वही लगेगा जो ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वही वाला केस आ गया। देख लो, ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो फॉरवर्ड हो गया, लेस देन 0 बैकवर्ड हो गया, नो शिफ्ट हो गया। मतलब मैंने ऊपर वाले से लिंक कर दिया, इसको लिंक कर दिया, बट ये लिंक है नहीं। जब इनर्ट गैस डलने से वॉल्यूम बढ़ता है, याद क्या रखना है, जब इनर्ट गैस डलने से वॉल्यूम बढ़ता है उस टाइम कांस्टेंट रहता है प्रेशर, और उस टाइम पे सेम वही नॉर्मल वॉल्यूम जब बढ़ता है इनर्ट गैस डाले बिना, तब वही केस आता है। क्लियर है? सर क्लियर है। सर अब नोबल नीचे गैस भी कह सकते हैं। हाँ, नोबल गैस डालोगे, नोबल गैस तो बेटा हो सकता है नोबल गैस रिएक्टिव हो जाए हमारे किसी रिएक्टेंट में, तो इनर्ट गैस कहना बेटर है, जो रिएक्शन ना करे। नोबल गैस स्पेशली वर्ड यूज होता है 18th ग्रुप के लिए। इनर्ट गैस का मतलब है कि कोई भी गैस इनर्ट हो सकती है। इनर्ट तो नाइट्रोजन भी होती है, पता है आपको? चिप्स के लिफाफे में जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है, पता है भाई सबको? Yes, यस yes, सर पता sir. है। है ना। तो वो भी तो वो क्या है, वो गैस भी तो इनर्ट है ना, हमारे खाने वाली चीजों के साथ जो रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उसको इनर्ट गैस ही कहते हैं। क्लियर है? यस तो सर। इनर्ट तो नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो इनर्ट गैस का मतलब सिर्फ 18 ग्रुप नहीं होता, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई भी गैस इनर्ट हो सकती है। हो सकता है कि कोई गैस बहुत रिएक्टिव हो, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इनर्ट हो सकती है, वो उससे रिएक्शन ना करे, बाकी सबसे करती हो, कोई भरोसा थोड़ा है। यस, गॉट दिस? तो इसलिए है ना, Yes, तो sir. हाँ, इसलिए वो कहने से पहले थोड़ा सोचिएगा जरूर, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखो एक सिंपल इसमें मेरे को एक चीज याद है इससे, कि साइंस में एक शब्द अगर बदल दिया जाए, एक शब्द, एक वर्ड, इफ वी चेंज द वन वर्ड ओनली, देन द होल मीनिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, पूरा मीनिंग खत्म हो जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, याद है ना, हर रिएक्शन की एक्शन का रिएक्शन होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो है तो सारा वर्डों का हेर फेर ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, बस इक्वल पर रोक दें तो, एंड अपोजिट ना लगाएं तो, अपोजिट वर्ड ही ना लगाएं तो, इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे इक्वल कैसे, तो उसका उल्टा है, झूठ है ये तो, मीनिंग ही खराब है, बिल्कुल ही गलत है, ये तो बेवकूफी है, ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर साइंटिफिक टर्म्स में कोई डेफिनेशन और उसका एक शब्द भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो बहुत कुछ पलट जाएगा। ठीक है, मैं आपको ना एक 7th क्लास की बात याद करवाता हूँ। मैं जब 7th क्लास में पढ़ता था, तो हमारे एक मैडम होते थे एसएस के, ठीक है, सोशल स्टडीज के मैम थे हमारे। ठीक है, और उनको ना शायद वो शब्द समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, लेकिन मुझे आज भी वो लाइन याद है। ठीक है, मेरे मैडम काफी इंटेलिजेंट थे, पर पता नहीं क्यों वहां पर वो अटक गए, सिंपली ये कह सकते हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी एक शब्द पे हो सकता है कि उस दिन शायद उनको समझ में ना आया हो, बाद में समझ में आ गया हो, वो एक अलग मैटर था। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हम कई बार दूसरों के सामने छोटे हो जाते हैं। हो सकता है आपको कोई चीज जल्दी समझ में आ जाए, मेरा माइंड
डम्ब रह जाए कि अरे यार आज ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, बच्चों को समझ में आ गया, बट दैट्स नॉट द मैटर। आपको सिर्फ एक चीज समझ में आई, मुझे 99 ज्यादा आपसे आता है, तो यानी कि मैं आपसे एक्सपीरियंस ज्यादा हूं, तो डेफिनेटली आई एम बेटर देन यू, एक्सपीरियंस के मामले तो पक्का। हाँ, आप मुझसे हायर स्टडीज में और ज्यादा पढ़ के कोई और अच्छी चीज नॉलेज ले लेते हैं, तब आप मुझसे बेटर हो जाएंगे, डेफिनेटली, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। लेकिन आज के टाइम पे जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो आपने पहले नहीं पढ़ा है, अगर किसी से पढ़ा भी है तब भी मैंने आपसे कहीं ज्यादा ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है। आई हैव टोट द केमिस्ट्री टू द बैचलर क्लासेस, बीएससी को पढ़ाया है, एमएससी को पढ़ाया है, मास्टर क्लासेस को, जो CSIR नेट आफ्टर 17th क्लास, आप 11th क्लास में ना 17वीं क्लास पढ़ने के बाद जो टीचर स्कूलों में पढ़ाते हैं +1 2 को, जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं, तो उन टीचर्स की एज के टीचर्स को जो स्कूलों में टीच कर रहे थे वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे। सोच सकते हो आप लोग, मतलब मैंने इतनी हायर क्लासेस को भी पढ़ा रखा है, तो यू कैन इमेजिन दैट कि डेफिनेटली आज मैं आपसे तो थोड़ा सा बेटर जानता हूं, बट हो सकता है कोई एक पॉइंट आप मुझसे ठीक ज्यादा जानते हो, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो एक लाइन थी कि योगा जो है, योग योग करते हैं ना हम लोग, वो मतलब अनुलोम विलोम समथिंग, रामदेव बाबा वो करता रहता है कुछ भी, तो उसमें लिखा हुआ था, 7th क्लास में था मैं तब, कि योगा जो है वो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद करना चाहिए। ये लाइन थी, ये लाइन आप भी समझ सकते हो बहुत आसानी से। तो मेरे टीचर ने बोला कि योगा जो है वो खाना खाने के बाद ही करना चाहिए, ये लिखा हुआ है, क्योंकि कम से कम 2 घंटे लिखा हुआ है भी, खाना खाने के बाद ही करो, खाली पेट नहीं करना चाहिए। और मैंने उनको कहा कि मैम इसका मतलब है कि योगा खाली पेट करें, और अगर आपने खाना खा लिया है तो 2 घंटे के लिए रुके कम से कम और उसके बाद में करें, इसका मीनिंग ये है। तो मेरी मैम कहती नहीं नहीं ये गलत लिखा हुआ है बुक में, ये बुक का गलत है, खाना खाने के बाद योगा करना चाहिए। शी टॉट मी दैट। मुझे वो याद था कि मैम गलत बता रहे हैं शायद, ठीक है, लेकिन एक शब्द उल्टा मीनिंग आ गया तो सारा मीनिंग ही पलट गया। सोचो, हम आज जानते हैं कि योग एक्सरसाइज खाना खाने के बाद नहीं करने चाहिए, तो कितना रुकें। आपने खाना खा लिया तो मतलब सारा दिन ही आप रुके रहोगे, फिर आज एक्सरसाइज नहीं करोगे? कम से कम 2 घंटे वेट कीजिए, 2 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 घंटे, 2 या 2.5 घंटे रुक जाइए, दैट्स इट। समझ में आया बेटा? तो एक शब्द पूरा मीनिंग पलट देता है, तो बहुत ध्यान से शब्दों का यूज करना चाहिए, और साइंस में तो स्पेशली थोड़ा सा भी गलती होगी तो हमें हो सकता है कि वो पूरा डाटा ही गलत नजर आए। तो ये चीज बहुत बार होती है, हमारे साथ भी होती है, हम भी कई बार गलत चीजों को उल्टा ले लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। आप लोग भी ऐसा समझ सकते हैं। इसीलिए ये समझना कि मुझे सही समझ आ रहा है या आपको सही समझ आ रहा है, तो ये दोनों तरफ से ही मुंह रखता है। उसको रिफ्रेश करते रहो जब तक एग्जैक्ट डाटा ना मिले सही जगह पर सही। अगर कोई आपको उल्टा डाटा बता रहा है, डोंट वरी, लिसन दिस, माइंड इट, ध्यान रखिए उसका, और उसको रिसर्च कीजिए अच्छे तरीके से। रिसर्च यूं नहीं है कि हाँ हाँ मुझे सही लग रहा है तो मैं कह दूं मैं ही सही हूं। नो, दैट इज द रॉन्ग थिंग। आपको लग रहा है इससे सही नहीं होगा डाटा, वो डाटा सही है इसके लिए आपको तफ्तीश करनी पड़ेगी, उसका प्रूफ ढूंढना पड़ेगा, और एक जगह से नहीं कम से कम 5 जगह से वो प्रूफ ढूंढिए, और तब समझिए कि हाँ अब आप ठीक है। नाउ यू कैन आर्ग्यू विद द अनदर वंस। ये होता है परफेक्शन। और होता है ना थोड़ी सी बात पता लगी और हम किसी के सामने बोलने लगते हैं मेरे को ज्यादा पता है, मैंने साइंस पढ़ी है, वो होती है मूर्खता। डिफरेंस है परफेक्शन और मूर्खता में, ध्यान रखना। कोई अनपढ़ इंसान हमें, मैंने आपको एग्जांपल दिए होंगे शायद, आप लोगों में से किसी ने अगर मेरा लेक्चर लगाया, एंथैल्पी और हीट का डिफरेंस क्या होता है, कुकर में सब्जी जल्दी बनती है, हमारे हमारे मदर हमसे ज्यादा साइंस जानते हैं, ज्यादा केमिस्ट्री जानते हैं, उनको एंथैल्पी की ज्यादा समझ है, जबकि यस सर। है ना। तो वो चीज याद रखिएगा कि भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, मेरे मम्मी तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो मैं जानता हूँ, बट शी नोज बेटर देन मी। तो ऐसा हो सकता है बेटा, तो इस चीज को कभी नहीं मेंशन करना चाहिए। तो परफेक्शन क्या होता है, हम उसकी तसल्ली करें अच्छे तरीके से, उसको ढूंढें, बार बार उसको ढूंढें, और फिर समझ में आए कि हाँ यही सही है, फिर हम दूसरे के सामने बात रखें। और फिर भी कई बार बड़ों की बात, गलत बात भी माननी पड़ जाती, कोई खास बात नहीं है ना। आपको पता है ना, आप सेटिस्फाइड हो, उनकी गलत सुन लो चुप करके, ठीक है जी ठीक है ना। तो उससे क्या हो कि उनको बड़ा अच्छा फील होता है कि देखो हमारे बच्चे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, दैट्स इट। तो फील करवाओ बढ़िया, हमारे पेरेंट्स हैं, डांट भी दें क्या फर्क पड़ता है ना। तो वो चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम देखो, अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इनर्ट गैस डाली थी, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस डाल रहे हैं ना, तो कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। बस ये याद रखना। क्लियर है भाई? कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इनर्ट गैस डालते हो तो वही होगा जो वॉल्यूम इंक्रीज करने से होता है। यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वही होगा जो वॉल्यूम इंक्रीज करने से होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, दैट्स इट। तो ये भी ली चैटर्जी प्रिंसिपल का पार्ट था। आगे बढ़ते हैं अब जरा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो मैंने बोला था एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बदलने के साथ तो बदल ही जाता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो देखिए जरा इसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट कहता है भाई फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, नीचे लिखा भी हुआ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, पढ़ के बता दो, ठीक Yes, sir. है। Positive. पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक, मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर हमें मिल रही है तो नेगेटिव। ये मैंने सबको पहले भी बता रखा, बट हो सकता है कुछ बच्चों ने मेरी क्लास पहले ना लगाई हो। जब हम थर्मो कर रहे थे तो मैंने बोला था कि कोई भी चीज अगर हमें मिल रही है ना तो नेगेटिव है, और अगर हम दे रहे हैं ना तो पॉजिटिव है। अगर हमने काम किया, वी डन वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हमने सिस्टम पर काम किया तो पॉजिटिव है। अगर सिस्टम हमें एनर्जी दे रहा है, सिस्टम हमारे ऊपर काम कर रहा है तो नेगेटिव। गुड दिस बेटा, क्लियर है ना Yes, sir. सबको ये? तो ये याद रखना, दान देना, डोनेट करना पॉजिटिव होता है, लेना नेगेटिव होता है। किसी दोस्त से अगर 100 रुपए उधारे ले लो और अगले दिन वो कहे भाई तेरी बाइक चाहिए, मना कर दोगे क्या? मना कर दोगे तो आंखें दिखाएगा वो, अच्छा हमसे है ना? Yes, तो sir. इसका मतलब दोस्त को दोस्त से उधारे नहीं लेने चाहिए। दोस्त क्या, किसी से भी अगर आप पैसे ले रहे हो तो सामने वाला अकड़ता है, समझता है कि मैं बड़ा ये छोटा, अपने आप ही। किसी ने कहा था किसी दोस्त से अगर दोस्ती बिगाड़नी हो ना, या तो उसको पैसे उधार दे दो या उससे उधारे पैसे ले लो, दोस्ती बिगड़ जाएगी, पक्का बिगड़ जाएगी। फुल्ली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, क्लियर है? तो याद रखना लाइफ में बड़ा काम आएगा। तो दोस्त से दोस्ती रखनी है, पहले ही बोल दो भाई दोस्ती तोड़नी वैसे तोड़ ले यार, पैसे लेके क्यों तोड़ रहा है या पैसे देके क्यों तोड़ रहा है, मत उधार मांगो ना दो, बात ही खत्म। सबसे अच्छा तो किसी से लेना तो बुरा है, बहुत बुरा। अगर दोस्त को उधारे दे रहे हो तो या तो ये सोच लो कि गए ये पैसे वापस लेने ही नहीं है, या फिर भाई ऑब्वियस है लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये सर चीज, उतने पैसे दो जो हम भुला सके। हाँ ये सबसे बढ़िया वाली बात है, यानी हम डोनेट कर सकें। सिंपल बेटा, पॉजिटिव एनर्जी डोनेट कर दिए, पॉजिटिव एनर्जी, यही तो बता रहा हूं। हम देंगे तो पॉजिटिव है, हम अगर ले रहे हैं तो नेगेटिव है। और हम अगर लें और हम ये सोचें कि ये भूल जाएगा इतने पैसे को, सामने वाला ना भूले उसकी क्या गारंटी है ना? वो तो नहीं भूलने वाला अगर वो कहे Yes, ले sir. भाई मेरे को तो मेरे 5 रुपए ही चाहिए, अब भी चाहिए। मेरा एक दोस्त था बचपन में, मुझे याद है, ठीक है, उसने ना किसी दूसरे दोस्त को, नया नया लड़का आया था स्कूल में हमारे, तो उसको ना पेन दे दिया, अपना पेन, ठीक है। और वो पेन जो था वो उस नए लड़के से टूट गया, आई डोंट नो कैसे टूटा, वो लोग जाने, जो भी मैटर था उनका, वो दोनों शरारती बच्चे थे क्लास के, ठीक है। तो वो उससे टूट गया जैसे भी, तो वो कहता मेरे को पेन के 5 रुपए दे, तो वो कह रहा तेरा पेन तो पुराना था, 2 रुपए ले, बात खत्म कर। वो कहता मैं तो 5 ही लूंगा, कहता 2 रुपए में तो पेन आता ही नहीं है, मेरे को तो पेन ला के दे दे फिर। कहता पेन ला के दूंगा तो मैं 10 दिन यूज करूंगा। कहता ऐसे कैसे 10 दिन, तो मैं क्या करूंगा 10 दिन? दोनों आपस में लड़ रहे हैं है ना? तो सोचो पेन दे के भी गलती कर ली थी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है ना। तो इसलिए सामने वाला तो 5 रुपए के लिए भी लड़ सकता है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना। तो डोंट वरी, किसी को देना या लेना उधार खतरनाक है, खतरनाक। हाँ डोनेट कर रहे हो ना आप सोचो कि चलो मेरे को मिलेंगे नहीं, छोड़ो, दे दिए भाई को, दोस्त है, छोटा भाई है, चलो बात खत्म हुई, तब ऐसा हो सकता है। पर फिर दूसरी बार देने से पहले आप जरूर सोचोगे कि हर बार दान थोड़ा दिया जा सकता है ना? तो देखो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम विल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा इन राइज, विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट इंक्रीज होगा। और क्या होगा भाई, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, याद रख लेना, Forward. रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा एच क्या है, Negative. नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हमें एनर्जी मिल रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज। अब देखो याद रखने का तरीका है, हम अगर एनर्जी दे रहे थे तो रिएक्शन सीधा जा रही थी, आगे की तरफ जा रही थी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ रहा था, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था ना, हमने एनर्जी दी, सब बढ़ रहा था। याद रखने का तरीका है। और सोचो दूसरे वाला पॉइंट, हमें एनर्जी मिल रही है, हम छोटे हो गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी छोटा हो गया, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बस टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है, दोनों चीजें छोटी हो गई। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, यस सर। Yes, है ना? sir. और देखो रिएक्शन भी क्या जाएगी फिर, रिएक्शन फॉरवर्ड, Backward. ये बैकवर्ड जाएगी बस।
तो इस तरह से इसे याद रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो भाई, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैंने पहले ही लिख दिया तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। यस, इंक्रीज इन टेम्परेचर वो ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में डेल्टा एच इक्वल रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी आ चुका है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हम पहले ही कर चुके हैं, सबसे पहले यही तो पॉइंट किया था। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होती है, अमोनिया बढ़ेगा तो फॉरवर्ड में जाएगा, अमोनिया का सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा दोगे तो अमोनिया बनने लग जाएगा फॉरवर्ड, और अगर अमोनिया का अमाउंट बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड। वो अमोनिया क्या करेगा, रिवर्स करेगा, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाना शुरू कर देगा बैकवर्ड। ये दोनों पॉइंट हमने सबसे पहले पढ़े थे, तो सारे पॉइंट आ गए, सिर्फ पहले 2 पॉइंट थे काम के। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अब ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने कर रखा है, हमने पिछले लेक्चर में ही किया था, याद है? डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी, और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, डेल्टा जी 0 हो जाता है, ये तो पता ही है, क्लियर है ना? तो डेल्टा जी को 0 कर दिया, डेल्टा जी नोट, ठीक है, प्लस 2.303 आरटी, और लोग के होगा। अब ये के वाई के इक्विलिब्रियम है भाई, इक्विलिब्रियम पर तो के होता है, क्यू थोड़ा होता है ना, और डेल्टा जी 0 होता है। यस, तो अब डेल्टा जी को इधर ले आओगे तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया 2.303 आरटी, जो पहले इक्वेशन बनी हुई थी, या फिर आप 2.303 आरटी इस पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव रह जाएगा, तो जैसे मर्जी कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, क्लियर है ये फॉर्मूला? यस सर। है ना? अब आगे वॉन हॉफ इक्वेशन, ये मैंने पहले करवाई थी आपको अभी अभी इसी क्लास में, याद है किसी को? यही थी वो, बस नाम नहीं लिखा था वॉन Yes, हॉफ। sir. सर अभी कराया था। क्या सर अभी कराया था पहले वाली स्लाइड में ही कराया था। हाँ, तो मेरे को ये दूसरी वाली बताओ, slide उस में। स्लाइड में जो रिएक्शन लिखी हुई थी और ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, दोनों सेम है क्या? यस सर सेम है। थोड़ा सा चेंज है, ध्यान एक से देखो। नहीं सर, K2 माइनस K1 सर है। T1 माइनस T2 था अपॉन में। हाँ हाँ, तो ये दोनों अलग कैसे हो सकती हैं? तो देखो, वही मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, इसलिए बोलता हूँ मेरे साथ साथ अगर नोटबुक लेके और लिखोगे ना तो उस टाइम पे याद होनी चाहिए। मैं ये चाहता था कि इस पूरे उसमें पूरे लेक्चर में आपको ये याद हो जाए, ठीक है? ये सारा याद हो जाए तो मजा ना आ जाता, है ना? यस सारा लेक्चर याद हो गया, बात ही खत्म, मतलब पूरा इक्विलिब्रियम खत्म, हमने एक लेक्चर में पूरा इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया, बस ये लास्ट स्लाइड है और ये लास्ट पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, वो क्या था, वो था लोग K2/K1 था उसमें, ठीक है? ये ध्यान दिया किसी ने? K2/K1 था, यस और साथ में डेल्टा एच जो था वो एच नोट नहीं था, एच था, चलो नोट लगा देते हैं, ये तो सिली मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों सेम ही चीज है। 2.303 आर, ये भी सेम था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ थी, 1/T1 माइनस 1/T2, वो ये थी। अब मेरे को बताओ, दोनों रिएक्शन सेम है क्या? No, sir. नो सर, सेम अब तो नहीं। सेम नहीं है, सेम है ये, बिल्कुल सेम। Yes, फॉर्मूला पुट करोगे, इक्वेशन पुट करोगे, सेम है सेम है ना? सर। बताओ ऋषि का बेटा, क्या डिफरेंस है फिर, ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसको सेम कैसे बना सकते हैं, बता सकते हो? कुछ बता सकते हो इसका रिलेशन बीच में क्या है इन दोनों के? जल्दी सोचिए, फिर मैं बताता हूँ, वरना है कोई आइडिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, सर यस कर सकते हो, यस सर। हाँ या फिर यूं कर लो, देखो इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लो, चलो मैं कलर बदल के बताता हूँ, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लो, यहाँ माइनस आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये डाटा तो हो गया सेम। सर। अब ये जो बाहर माइनस निकाला आपने, ये बाहर माइनस यहाँ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये वाला यहाँ वाला माइनस यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से भी निकाल दिया मैंने, तो ये डाटा सेम कर दिया मैंने, T1 T2 में से T1 माइनस हो रहा है यहाँ, और माइनस लोग K2/K1 हो गया, तो मैं इस माइनस लोग को प्लस लोग K1/K2 लिख सकता हूँ, उल्टा घुमा दो तो ये प्लस हो जाएगा, बस दैट्स इट। समझ में आया? यस सर। तो यानी इसमें कुछ नहीं था एक्चुअल में, Yes, वो sir. माइनस कॉमन निकाल के और फिर वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, या फिर यूं कह लो कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा था। दोनों सेम हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों में से एक इक्वेशन याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा?
तो ये दोनों सेम इक्वेशन है, डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन बोथ। तो इन दोनों में से किसी में भी कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों के सेम का मार्क लगा रहा हूं, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको, दोनों सेम है इक्वेशन है। अब याद रखना कि ये दोनों को अलग अलग करवाने का क्या मतलब था, फिर से बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसी सिली मिस्टेक करे कि T1 T2 की जगह T2 T1 कर दे, ठीक है, K1 बाय K2 की जगह पर K2 बाय K1 कर दे। उधर तो K2 बाय K1 है, इधर T2 माइनस T1 है। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। नाउ चॉइस इज योर्स, आप इसका एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हो, T2 माइनस T1 वाला सिस्टम अगर करना चाहो तो। देखो कैसे, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो T1 T2, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, T2 माइनस T2 T1। माइनस तो देखो जनरली हम यही करते हैं, याद है सबको, जनरली यही किया जाता है, T2 माइनस T1 किया जाता है, यही होता है ना। इनिशियल इनिशियल को घटा देते हैं फाइनल वाले में, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यस और नॉट। यस सर। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन जो K1 बाय K2 ये राइट फॉर्म है, K2 बाय K1 रिवर्स फॉर्म है एक्चुअल में। बट फिर भी जो मन हो वो याद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आप लोग इसका एलसीएम लेके करना चाहो, बिना एलसीएम के करना चाहो, चॉइस इज योर्स। लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप फॉर्मूले में गलती कर दो कि T2 था के T1 था के इधर था के उधर था, ठीक है। तो इसलिए ये गलतियां जनरली बच्चे फॉर्मली करते हैं, यू शुड हैव टू नॉट मेक दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द बोथ ऑफ द फॉर्म्स। ठीक है बेटा, अभी हम दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, फिर मैं आपके डाउट्स लेने वाला हूँ, ठीक है।